हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कर लिया था, है ना। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हम ये एक्सप्रेशन निकाल चुके थे, है ना। इक्वेशन 15 निकाली थी, 16 आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। बस वैल्यू रखनी है के और K1 की, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना कि कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देख लिया था। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए भी हमने जो असेंशियल हमारे लिए इक्वेशन 17 थी वो हम निकाल चुके थे, ठीक है। इसके बाद 15 और 17 जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r प्लस टी इक्वल टू 1। उसमें करने का कुछ भी नहीं है, वो सामने ही दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वेशंस के न्यूमरेटर मिलकर दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर के इक्वल आते हैं, यानी कि अंश और हर बराबर आते हैं, तो वो कट जाएंगे और 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आज हम कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे कि जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है उसमें जो सेकंड केस है E ग्रेटर देन वी नॉट, उससे क्या क्या हमें कंक्लूजन मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या निष्कर्ष हमें मिलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हम लोग उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो निष्कर्ष मिले ना वही क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो निष्कर्ष आप ध्यान से समझे। और निष्कर्ष तभी समझ में आएंगे जब आपने पूरा टॉपिक ठीक से समझा है, ठीक से आपने उस पर ध्यान दिया है, पूरा प्रॉपर आपको डेरिवेशन से लेकर के कॉन्सेप्ट तक सब कुछ समझ में आया है, समझ में आ गई। तो कंक्लूजन पहला क्या है, इसको भी हम नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 19, ठीक है। इक्वेशन नंबर 19 से क्या पता चल रहा है कि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ई ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। ई ग्रेटर देन वी नॉट होने का क्या मतलब होना चाहिए कि पार्टिकल लेफ्ट से आ रहा है ना, और इस तरीके से हमारा ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। ये फर्स्ट रीज़न था, ये सेकंड रीज़न है और ये थर्ड रीज़न है, ठीक है। ये हमारे पास वी नॉट फाइनाइट क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। शुरुआत वाले केस में पार्टिकल की एनर्जी ई लेस देन वी नॉट थी, तो वहाँ हम समझ सकते थे कि सम पार्टिकल्स विल रिफ्लेक्ट एंड सम पार्टिकल विल इंसिडेंट, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल होंगे ऐसे जो आपतित होंगे, मतलब सॉरी आपतित तो सारे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्ट होंगे और कुछ ट्रांसमिट होंगे, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो वापस लौट जाएंगे और कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रांसमिशन के लिए भी हमने देखा था कि ट्रांसमिशन कहाँ से हुआ था, अल्फा डिके, और उसमें हमने देखा था सुरंगन प्रभाव के थ्रू देखा था, ठीक है। लेकिन जब हम ई ग्रेटर देन वी नॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि आने वाले पार्टिकल्स की, सभी पार्टिकल्स की एनर्जी इस फाइनाइट पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाने चाहिए। फिर ये रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आई, क्योंकि जब हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं तो सभी पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट होते हुए भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्शन की भी मिलती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अब यहाँ पे भी हम दोनों फिजिक्स को कंपेयर करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जब E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट है तो कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स को ट्रांसमिट होना ही होगा, यानी कि सारे पार्टिकल्स ट्रांसमिट होंगे। ये रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स से हमें मतलब ये प्रूफ है वहाँ से, ठीक है। वो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें उसका सिर्फ निष्कर्ष ही डिस्कस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऑल पार्टिकल विल ट्रांसमिट व्हेन ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे पार्टिकल्स ट्रांसमिट नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल जो है परावर्तित होंगे और कुछ ट्रांसमिट, यानी कि पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली ट्रांसमिशन होगा, आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको ध्यान से सुने आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स व्हेन particles come from left of barrier potential, then all particles will transmit, ठीक है। there is no probability of particles to transmit। ये तो कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स बाय इक्वेशन 19, ये हम जो पूरा हमने सारा किया ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ही तो कर रहे हैं, तो वो तो हम देख भी रहे हैं कि सारा का सारा ट्रांसमिट नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स बाय इक्वेशन 19 देयर विल बी पार्शियल
रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन। इवन फॉर E ग्रेटर देन V0, यानी कि एनर्जी V0 से ज़्यादा होते हुए भी देयर विल बी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन। तो इन लाइनों में मैंने क्या कहा, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार सारे के सारे पार्टिकल पारगमित होंगे, कोई भी पार्टिकल परावर्तित नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर विल बी आंशिक, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा यानी कि परावर्तन, और आंशिक यहाँ पे क्या होगा, पारगमन होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कौन कहता है, क्वांटम फिजिक्स। जबकि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, 100% पारगमन होगा, यानी कि 100% ट्रांसमिशन होगा, नो रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, आगे देखो सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है कि वो तो नॉर्मली है कि इफ़ E इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर पार्टिकल्स की एनर्जी ज़ीरो ही हो जाए तो आप बताओ उसके हिसाब से क्या मिलना चाहिए आपको। अगर सारे पार्टिकल्स की एनर्जी ज़ीरो ही होगी तो जितने पार्टिकल इंसिडेंट होंगे वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यानी कि क्या होगा, पारगमन तो होगा ही नहीं। समझ में आ रही है? इफ़ E इज इक्वल टू ज़ीरो देन R इज इक्वल टू 1 एंड T इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, R इज इक्वल टू 1 हम शायद नहीं कह सकते उतना कॉन्फिडेंटली, तो R इज इक्वल टू 1 आप मत लिखो। पता है क्यों? क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी ही ज़ीरो है। एनर्जी ज़ीरो है मतलब पार्टिकल्स तो हैं पर वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो हमें नहीं पता। ठीक है, एनर्जी ज़ीरो है इसका मतलब ये कि मूवमेंट तो है ही नहीं, तो आएंगे तो वापस जाने के लिए उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो हम रिफ्लेक्शन वाले केस को तो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, बट इतना कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं। तो अगर E ज़ीरो है, पार्टिकल्स की एनर्जी ज़ीरो है, तो ये कन्फर्म है कि ट्रांसमिशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको? थर्ड क्या कहता है, थर्ड आप थोड़ा ध्यान से सुनना। थर्ड ये कहता है कि इफ़ K1A इज इक्वल टू क्या हो जाए, पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आए, मतलब पाई की इंटीजर मल्टीपल आए। कौन सा K1A? ये वाला K1A, यानी कि इक्वेशन 18 में जो साइन स्क्वायर के साथ K1A है, अगर इसकी वैल्यू क्या आए, पाई 2 पाई 3। अच्छा, ये जो A क्या है इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको। A है इस पोटेंशियल की, ये जो आपको बैरियर दिख रहा है इसकी चौड़ाई। ठीक है, यही तो था, हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 लिया था, इसका x इज इक्वल टू a। तो ये जो बैरियर है इसकी चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, तो a इसकी चौड़ाई है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अगर K1 क्या है, K क्या है, K या K1 क्या है, उसकी वैल्यू हम जानते हैं √2m E माइनस V0 अपन एच कट स्क्वायर। अगर ये दोनों मिलकर के पाई जो है, मतलब वैल्यू क्या मिले इनकी, पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब पाई की क्या मिले, इंटीजर मल्टीपल मिले, तो क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और वी कैन से breadth of potential barrier is such that, किस तरीके से है, A इज इक्वल टू λ1/2, 2 λ1/2, 3 λ1/2 डैश 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 n λ1/2। ये कहाँ से आया वो देखो। आप पहले देखो, आपने क्या कहा कि K1A इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई है ना। सपोज करो K1A इज इक्वल टू पाई है। K1 का मतलब वैसे तो हमें इसकी वैल्यू पता है, रेफरेंस किसके रेफरेंस में, जो हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल बैरियर उसके रेफरेंस में। लेकिन K एक्चुअली है क्या, K है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, हम जानते हैं। और K क्या होता है हमारा 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर K1 है तो मैं इसको 2 पाई बाई लैम्डा 1 लिख सकती हूँ, इंटू A इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, λ1/2। तो अगर K1A इज इक्वल टू पाई है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग A की वैल्यू कितनी होगी, λ1/2। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप 2 पाई रखोगे, K1A इज इक्वल टू, अगर आपका 2 पाई है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 2 पाई बाई λ1, A इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप पाई से पाई कैंसिल ही करो, सिर्फ 2 पाई से 2 पाई मत करो, तो A कितना आएगा, 2 λ1/2,
इसका मतलब इसलिए लिख रहे हैं हम ऐसा ताकि पता चले लैम्डा 1 की हाफ और ये है आपकी 2 लैम्डा 1 की हाफ। काटने को तो कट सकता है पर हर चीज़ नहीं काटेंगे ना, फिजिकल मीनिंग खत्म नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो गया 2 लैम्डा 1/2। आगे करोगे तो कितना आएगा 3 लैम्डा 1/2। तो यही तो लिखा है मैंने। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर k1a की वैल्यू पाई की इंटीजर मल्टीपल हो, या हम ये कह सकते हैं कि चौड़ाई इस तरीके से हो कि वो लैम्डा 1 की क्या हो, हाफ इंटीजर। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, लैम्डा 1 की क्या हो, हाफ इंटीजर हो। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप देखो यहाँ पे रखते जाओ पाई 2 पाई 3 पाई, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसमिशन ही मिलेगा। ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, t1 मिलेगा। इसका मतलब अगर ऐसा हो कि पाई के इंटीजर मल्टीपल हो या इसकी चौड़ाई इस तरीके से हो कि जो वेव आए उसकी वेव लेंथ जो है वो क्या हो, लैम्डा 1 की हाफ इंटीजर हो, तो उस केस में केवल ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन 1 मिलेगा और r प्लस टी की वैल्यू 1 होती है। अगर t कम्प्लीटली 1 मिल गया तो ऑब्वियसली r की वैल्यू 0 मिलेगी। ये समझ में आ रही है? ये भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। समझ में आ गई? एक ये इंपॉर्टेंट है, ये कब पढ़ने आपको सारे ही हैं, समझने सारे ही हैं, याद भी सारे ही रखने हैं, पर कुछ एक विशेष पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो समझने के है तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये इसका इंटीजर मल्टीपल हो, इसका मतलब चौड़ाई जो है वो लैम्डा 1 की हाफ इंटीजर मल्टीपल हो, देन इन रीजन सेकेंड चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो रीजन सेकेंड की बात कर रहे हैं, देन इन रीजन सेकेंड associated wavelength of de Broglie wave, क्योंकि पार्टिकल्स आ रहे हैं तो सभी पार्टिकल्स से संबंधित जो वेव होती है उसी को तो हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। तो एसोसिएटेड वेव्स वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव, या सिंपली कैसे ऐसे कह सकते हो, एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव will have sin k1a इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, k1a 0 हो जाएगा। इन दिस केस, इन दिस कंडीशन, ऐसे लिखिए, इन दिस कंडीशन आपका t इज इक्वल टू 1 आएगा और r इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यानी कि सेकेंड रीजन में आने वाली वेव इस तरीके से हो कि उसकी वेवलेंथ हाफ इंटीजर हो, तो उस केस पे सारे के सारे पार्टिकल्स ट्रांसमिट ही होंगे, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो आप पार्टिकल इस पर इंसिडेंट करा रहे हो वो इस तरीके से हैं कि उनसे एसोसिएटेड जो वेव है वो सेकेंड रीजन में इस तरीके से प्रवेश कर रही है कि वो लैम्डा 1 की हाफ इंटीजर मल्टीपल है, तो उस केस में ट्रांसमिशन होगा, टोटली रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट इफ waves associated with the particles are such that their wavelength is half integer multiple of lambda 1, then all particles will transmit, no reflection। ये वाली बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, सिंपल बात है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन ये कहता है कि अगर लिमिट वाला है ना, अगर लिमिट e टेंड्स टू v नॉट हो, है ना, तो क्या हो, इसके साथ साथ क्या हो कि k1a की वैल्यू क्या हो 0, मतलब e टेंड्स टू क्या हो v नॉट। ये वाला किया हुआ है हमने, पिछले उसमें भी समझाया था। e टेंड्स टू v नॉट हो, k1 इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब क्या हो, एंड साइन k1a इज नियर अबाउट किसके हो, k1a के। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देन t कितना मिलेगा, t e टेंड्स टू v नॉट के केस में क्या मिलेगा और r क्या मिलेगा, ये मैंने करवाया हुआ है, ये आप खुद से करोगे। आप देखना कि अगर e टेंड्स टू v नॉट हो जाता है तो आप यहाँ पे k1 की वैल्यू रखना,
पिछले केस में भी नहीं, K1 की रखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर K1A की जगह पर, साइन K1A की जगह पर आपको K1A पुट करना है, ठीक है। फिर रखनी है वैल्यू किसकी, K1 की, और E टेंड्स टू V0 करना है आपको, वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप K1 की वैल्यू रखोगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता है ये क्या मिलता है, ये मिलता है mV0A²/2h² का इन्वर्स, ठीक है। कहाँ रखोगे, इक्वेशन 18 में, पुट इन इक्वेशन 18। ये मैं करवा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि कैसे इस वाले केस में, जब ये वाला केस होता है तो लिमिट लगा के टी कैसे निकाला जाता है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप फिर से बता रही हूँ आपको साइन K1A की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1² A² आ जाएगा। K1² की वैल्यू पुट करोगे, उसमें जो E माइनस V0 आएगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो E है इसकी जगह पर V0 रखोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आप आर भी निकाल सकते हो, आर लिमिट E टेंड्स टू V0 के लिए भी निकाल सकते हो। तो वहाँ आपके पास आएगा 1 प्लस, उल्टा आ जाएगा इसका, जस्ट रिवर्स mV0A² का इन्वर्स। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपके 3 कंक्लूजन हो गए, बाकी के 2 और कंक्लूजन है और एक ग्राफ है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अब आपकी यूनिट ख़त्म होने पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।